तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल क्या है, सरफेस इंटीग्रल को कैसे इवेलुएट करते हैं और सरफेस इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास कोई सरफेस गिवन है, लेट एस बी एनी गिवन सरफेस। तो ये आपने कोई सरफेस ले लिया एस। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को जो है वो स्मॉल सरफेसेस में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। मैंने इस सरफेसेस को जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो मैंने सपोज करो इस सरफेस को n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर अगर मान लो सपोज करो S1, S2 एंड Sn ये इसके सब डिविजन्स हैं। तो S1 प्लस S2 एंड सो ऑन, इन सभी सब सरफेसेस का जो सम है वो S के बराबर है। अब यहाँ से सपोज़ करो मैंने कोई आर्बिट्रेरी सरफेस सिलेक्ट कर लिया, इसका एक स्मॉल पार्ट मैंने कंसिडर कर लिया। सपोज़ ये मेरे पास है S की, और इस स्मॉल पार्ट का मैंने जो एरिया है, लेट सरफेस एरिया या एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस S की इज डेल्टा S की। मान लो मैंने इसका जो एरिया है वो डेल्टा S के मान लिया। अब इस सब सरफेस के अंदर, इसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, लेट पी के बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, in this small part S की। अब सपोज करो जो है मेरे पास फाई एक ऐसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है जो इस सरफेस के ऊपर डिफाइंड है। लेट फाई बी एनी स्केलर फंक्शन, फाई बी एनी स्केलर फंक्शन डिफाइंड ऑन S, जो इस S के ऊपर डिफाइंड है। तो क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर इस फाई की वैल्यू निकाल लो, फाई ऑफ पी के, और इसको मल्टीप्लाई कर दो ये जो स्मॉल एरिया है डेल्टा S की, और इन सभी पार्ट्स को जो है वो सम कर दो K1 to N। आपने के पूरे सरफेसेस को N पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सो व्हेन दिस N इज़ वेरी लार्ज, तो अगर मैं यहाँ पर N को इनफाइनाइट कर दूँ, तो व्हेन N इज़ वेरी लार्ज देन द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, इसका ये जो एरिया है ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल गोज़ टू ज़ीरो, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी, limit of this quantity will be equal to surface integral of phi over S। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू बनेगी उसको हम कहेंगे फाई का सरफेस इंटीग्रल। यहाँ से जब हमारे पास n इज़ वेरी लार्ज, जब हम इस सरफेस को
इनफाइनाइटली मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये जो ये हमारा एस के है, तो जब हमारे पास एन वेरी लार्ज है तो ये एरिया जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो जब ये एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ का सम। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर फाई की वैल्यूज़ का सम, दैट इज़ सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर एस। तो इसको नोटेशन के तौर पे जो है हम ऐसा लिखते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस फाई डी एस। यहाँ पे ये जो डी एस है ये स्मॉल एरिया को, ये जो सरफेस एलिमेंट है इसके स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास डेफिनेशन थी किसी स्केलर फंक्शन के लिए सरफेस इंटीग्रल की। अब मान लो सपोज करो कि मेरे पास f कोई वेक्टर फंक्शन है जो s के ऊपर डिफाइंड है, तो लेट f बी एनी वेक्टर फंक्शन डिफाइंड ऑन s। मान लो इस सरफेस के ऊपर ये वेक्टर फंक्शन डिफाइंड है, तो इस वेक्टर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल है, उसको हम डिफाइन करते हैं। वो हमारे पास होगा सरफेस इंटीग्रल ओवर s फाई f डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास स्केलर के लिए ये जो हमारे पास एरिया एलिमेंट था, इस एरिया एलिमेंट को हमने जो है वो एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो गई f, और ये स्मॉल एरिया वेक्टर, वेयर ये जो डी एस वेक्टर है डिनोट्स दी एरिया वेक्टर। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट था, सरफेस एलिमेंट था, तो अब क्योंकि मैं एक वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, तो मैंने इस सरफेस एलिमेंट को भी वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो डी एस वेक्टर है ये हमारे पास एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करते हैं कि मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट है डी एस, ये जो सरफेस एरिया एलिमेंट है। तो मैंने क्या किया, इस एरिया एलिमेंट पे या इस सरफेस पे मैंने सपोज करो इस पॉइंट पे ये मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। लेट एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा वेक्टर कंसिडर कर सकता हूँ, कंसिडर ए वेक्टर, मैं एक ऐसा वेक्टर कंसिडर कर सकता हूँ जिसकी डायरेक्शन तो इस n के अलोंग हो और उसका जो मैग्नीट्यूड हो, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो इस एरिया के बराबर हो। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इस एरिया को निकालने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी का सहारा ले लिया जिसको मैंने डी एस वेक्टर बोल दिया। कंसिडर ए वेक्टर डी एस in the direction of this n vector, this in the direction of this normal vector, such that अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो वो मेरा इस एरिया के बराबर आ जाए।
यानी कि मैंने इस सरफेस एरिया को जो है वो एक वेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। सो यहाँ से मैं ये जो एरिया वेक्टर है ds, ये जो वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू ds, क्योंकि हमारे पास ये जो ds वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, n के अलोंग है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट्स मैग्नीट्यूड और इंटू यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँ तो हमारे पास ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल है ये मेरे पास बन जाएगा f डॉट ds का मतलब है f डॉट n इंटू ds। तो ये मेरे पास जो सरफेस इंटीग्रल था f का वो मेरे पास बन गया। ये n जो है वो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको समटाइम्स हम बोलते हैं, इसको हम ये भी बोल देते हैं फ्लक्स ऑफ f, फ्लक्स ऑफ f ओवर s। ओके, अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं थोड़ी सी। तो चलिए देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरे पास। आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि अगर आपको किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी है, अगर मान लो आपको बी वेक्टर की प्रोजेक्शन को लेना है ए वेक्टर के ऊपर, तो ये जो ओ ए है ये बी वेक्टर की प्रोजेक्शन है इस ए वेक्टर के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर वो आपके पास है, तो उसके लिए आपको इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है मान लो। तो ये आपके पास आएगा बी वेक्टर का मोड इंटू cos ऑफ थीटा, cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये जो प्रोजेक्शन है इस लाइन के ऊपर, इस प्रोजेक्शन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। इसको हम ये मान सकते हैं कि इस लाइन को बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन ये है और इस ए वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन मान लो ये है। तो ये जो लाइन की प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर थी इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन भी मान सकते हैं। तो क्योंकि इस प्लेन के अंदर जो लाइन होगी उसकी प्रोजेक्शन जब इस लाइन पे आएगी तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि इस प्लेन की प्रोजेक्शन इस प्लेन के ऊपर वो सेम है। तो इस प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल की ज़रूरत पड़ी। तो आपको ये बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लो आपको किसी प्लेन की किसी दूसरे प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है तो आपको उन प्लेन के बीच का एंगल जो है वो पता होना चाहिए। तो आपको इन दो प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लो। मीन्स एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is equal to angle between their normals, angle between their normals। क्यों? क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसके लिए भी। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ अपने इसको मॉडिफाई करने के लिए। अब देखो मेरे पास ये जो सरफेस एलिमेंट है
ds। अब मुझे इसकी प्रोजेक्शन को लेना है, मान लो मैं इसकी प्रोजेक्शन को लेना चाहता हूँ एक्स वाई प्लेन में। अब इसकी प्रोजेक्शन को सपोज करो हम एक्स वाई प्लेन में कर लेना चाहते हैं, तो अब मैं इसकी प्रोजेक्शन को एक्स वाई प्लेन में जब लूँगा तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी वो हमारे पास जो है ये एक रेक्टेंगुलर टाइप की आएगी, जिसकी साइड्स मेरे पास हैं डी एक्स और डी वाई में मान लेता हूँ। तो इस सरफेस की जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ डी एस ऑन एक्स वाई प्लेन, वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की आएगी। तो उसका जो एरिया होगा वो होगा डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि इस सरफेस एरिया की जो प्रोजेक्शन है वो ये आर, वो एक्स वाई प्लेन में आपको एक रेक्टेंगुलर टाइप की दिखाई देगी। तो जिसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसके बराबर होगा। अब देखो, अब ये जो एरिया था, इस प्रोजेक्शन को निकालने के लिए मैं वेक्टर का सहारा लूँगा। तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल था, इस नॉर्मल के अलोंग मेरे पास क्या था, ds वेक्टर था। तो मुझे इस एरिया की इसके ऊपर प्रोजेक्शन का मतलब है इस लाइन की ds वेक्टर की इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेना। इस एरिया की प्रोजेक्शन निकालने का मतलब है इस वेक्टर की इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेना। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस प्लेन की प्रोजेक्शन इस प्लेन के ऊपर लेना। तो इस प्लेन की जब मैं इस प्लेन में प्रोजेक्शन लूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल का निकालने का मतलब है मैं इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लूँगा। तो इस प्लेन का ये जो सरफेस वाला पार्ट है ds, इसका नॉर्मल तो मेरे पास हो गया n, और एक्स वाई ये मेरा पार्ट है रेक्टेंगुलर, ये मेरा है एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल होता है z। तो मेरे पास इसका जो नॉर्मल हो गया वो हो गया z एक्सिस, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है मेरे पास k। तो k तो इसका नॉर्मल हो गया, और n जो है वो ऊपर वाले पार्ट का नॉर्मल हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस n वेक्टर को जो है वो, इस n वेक्टर के मैं डायरेक्शन को साइंस निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो मेरा n वेक्टर है, ये सपोज करो n वेक्टर मेरा x एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बनाता है, और x एक्सिस मेरे पास क्या है, ये yz प्लेन का नॉर्मल है। ये मान लो y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है। तो ये जो y एक्सिस है ये xz प्लेन का नॉर्मल है, और ये जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा, और ये जो z एक्सिस है ये xy प्लेन का नॉर्मल बनती है। तो अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास अब इस प्रोजेक्शन पे आ जाओ। तो जब मैं ds की प्रोजेक्शन xy प्लेन पे, वो तो ये आ गई। अब
एस की प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर ऑन द प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब जब मैं इसकी प्रोजेक्शन निकालूंगा तो इसकी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू cos ऑफ the angle between these two planes, cos of the angle between this plane and this plane, cos of the angle between this n vector एंड इसका नॉर्मल। अच्छा देखो, इन दो सरफेस, इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल का मतलब है इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन के नॉर्मल का बीच का एंगल। इस प्लेन का नॉर्मल तो है n, इस प्लेन का नॉर्मल है k, तो इसका मतलब है एंगल बिटवीन n वेक्टर एंड k वेक्टर। तो और n के और k के बीच का एंगल कितना है, गामा। तो ये मेरे पास हो गया डी एस वेक्टर का मोड इंटू कोस गामा। ओके, अब एक चीज़ और देखो, प्रोजेक्शन हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मुझे जो है वो कोस गामा का साइन भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव रखने के लिए वो मोड लगा देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ से अब देखो, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैंने डी एस माना हुआ है, तो वो तो डी एस हो गया, और ये मेरे पास हो गया कोस गामा का मोड, और ये किसके बराबर है, डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ से जो डी एस की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई डी एक्स इंटू डी वाई ओवर मोड ऑफ कोस गामा। गामा क्या है, गामा मेरा एन का और के बीच का एंगल है। अब इस कोस गामा की बस वैल्यू निकाल लो। तो कोस गामा क्या है, कोस गामा एन का और के बीच का एंगल, तो एन वेक्टर डॉट के वेक्टर ओवर में एन वेक्टर का मोड के वेक्टर का मोड। ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये सिर्फ मेरे पास बचेगा एन डॉट के, और मुझे इसका मोड चाहिए तो ये मेरे पास आ जाएगा एन डॉट के। तो दिस विल बिकम्स डी एक्स इंटू डी वाई ओवर एन डॉट के। तो जब मैं इस एरिया की, यानी कि इस एरिया एलिमेंट की जब मैं एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन निकालूंगा तो ये मेरा जो डी एस है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई ओवर एन डॉट के में। सिमिलरली अगर मैं डी एस की जो है वो प्रोजेक्शन लूँ वाई जेड प्लेन में, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर ऑन वाई जेड प्लेन, तो वो ऑब्वियसली बात किसके बराबर होगी, डी वाई डी जेड। और यहाँ से जो डी एस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई डी जेड ओवर कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एन एंड वाई जेड का नॉर्मल देख लो क्या बनता है, तो ये आएगा एन, और वाई जेड प्लेन का नॉर्मल अपने पास बन गया वाई जेड वाई जेड का नॉर्मल बन गया एक्स, यानी कि इसका मतलब है एन डॉट आई का मोड। तो सरफेस इंटीग्रल हमारे पास फिर अब बन जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल इवेल्युएशन के लिए हमारे पास ये जो सरफेस इंटीग्रल है एफ डॉट एन डी एस, ये मेरे पास बन जाएगा डबल इंटीग्रल, इसकी प्रोजेक्शन आर में आ गई यहाँ पे, यानी कि एक्स वाई प्लेन में आ गई, और एक्स वाई प्लेन में एफ डॉट एन
और ये जो डी एस है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई ओवर एन डॉट के का मॉड। तो इस तरह से जब मैं इसकी वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी जेड ओवर एन डॉट आई। तो इस तरह से मैं जो है इस प्रोजेक्शन की हेल्प से जो है अपने न्यूमेरिकल्स इवैल्यूएशंस कर सकता हूँ। तो बाकी का जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब।